आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मुझे अपने ही एक काम के चलते अपने घर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। क्योंकि मेरे पास कार थी तो मैंने कार से जाना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी होगी तो मैं किसी भी वक्त घर वापस लौट सकता हूं। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। काम निपटाते निपटाते दिन कब रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। पहले तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं किसी होटल वगैरह में रुक जाता हूं, मगर फिर सोचा कि मैं तो गाड़ी लेकर ही आया हूं, क्यों ना अभी इसी वक्त अपनी कार से घर के लिए निकला जाए। जिसके बाद मैंने और कुछ नहीं सोचा, सीधे गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ा। तब घड़ी में रात के 9:45 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, क्योंकि ये इलाका शहर के बाहर की ओर पड़ता था। तो कहीं ना कहीं रास्ते का ये नज़ारा जहन में पहले से ही छपा हुआ था, इसलिए ना तो मैं ज्यादा हैरान हुआ और ना ही डरा। उल्टा मैंने खुश होकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक बजा दिया, ताकि ड्राइव करते वक्त मैं बोर ना होऊं और लंबा सफर आराम से कट जाए। रास्ते की हालत कुछ खासा अच्छी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं था। हेडलाइट की पीली सी रोशनी में मैं रोड पे उभरे हुए खड्डों को साफ तौर पर देख पा रहा था। मैं उन्हीं खड्डों की वजह से बार बार गाड़ी की स्पीड कम कर रहा था। हालांकि 250 किलोमीटर का सफर अमूमन 4-4.5 घंटों में पूरा हो जाता है, मगर अभी ही मुझे कार ड्राइव करते हुए 2 घंटे बीत चुके हैं और मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा हूं। पता नहीं घर कब पहुंचूंगा। यही सब सोचते सोचते मैं ड्राइव किए जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रात के 11:15 कब बज गए पता ही नहीं चला। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक मुझे रास्ते के किनारे एक बच्चा नजर आया, मगर मैं जब दूर से आ रहा था तब तो उस जगह पर कोई बच्चा नहीं था, तो अभी कहां से आ गया। खैर, उस बच्चे की उम्र यही कोई 9-10 साल की रही होगी। वो बच्चा हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा शायद उस बच्चे को कोई मदद चाहिए होगी, और मेरे अलावा इस सुनसान रास्ते पर कौन इसकी मदद करेगा। यही सोचकर मैंने गाड़ी को उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा चलकर मेरी सीट के पास आया और बोला, भैया आप जरा मुझे सामने ढाबे तक छोड़ देंगे। इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ। जिसके बाद वो बच्चा दूसरी तरफ से आकर मेरी सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। वो बच्चा कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग तरीके से चमक रही थी, जो कि उसे औरों से बिल्कुल अलग दिखा रही थी। पता नहीं क्यों, मगर उसका चेहरा भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपने शरीर को जरा भी हिला डुला नहीं रहा था, बस एक ही पोजीशन पर सीट पर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? इस पर वो बच्चा मेरी ओर देखे बिना ही बोला, मैं यहीं रहता हूं, यही घर है मेरा। उस बच्चे की ये बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि रास्ते के अगल बगल यहां तक मुझे एक भी घर नहीं दिखा था। तो फिर ये बच्चा कैसे बोल रहा है कि यहां उसका घर है? ये बात दिमाग में ना घुसने पर मैंने उस बच्चे से पूछा, पर यहां तो आसपास कोई घर नहीं है, तुम रहते कहां हो? इस पर वो बच्चा
फिर से मेरी ओर पलटे बिना ही बोला, ये रास्ता, यही मेरा घर है, मैं यही रहता हूं। उस बच्चे की बातों को सुनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। मन ही मन मैं ये सोचने लगा था कि जरूर ये बच्चा दिमाग से थोड़ा हल्का है। जिसके बाद मैंने उस बच्चे से और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते पर इतनी देर से चलने के बावजूद भी मुझे अभी तक एक भी गाड़ी नजर नहीं आई थी। समझ नहीं आ रहा था मैं सही रास्ते पर जा भी रहा हूं या नहीं। और तो और अभी तक मुझे कोई ढाबा भी नहीं दिखा था जहां उस बच्चे को उतरना था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस बच्चे से कहा, वो ढाबा और कितनी दूर है जहां तुम्हें उतरना है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, भैया आप गाड़ी चलाते रहो, जब वो ढाबा आएगा तो मैं आपको गाड़ी रोकने के लिए बोलूंगा। मुझे भी लगा बच्चा ठीक ही बोल रहा है, मैं इसे बार बार पूछूंगा, इससे अच्छा वो खुद ही बता देगा और गाड़ी से उतरकर चला जाएगा। इसी दौरान गाड़ी चलाते हुए मैंने एक नजर हाथ घड़ी पर देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। यूं ही कार चलाते चलाते पता नहीं मुझे क्या सूझा जो मैंने एक दफा नजर घुमाकर उस बच्चे की तरफ देखा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि अब उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से लाल चमक रही थी, जैसे एक जला हुआ कोयला चमकता है। और साथ ही उस बच्चे का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके आधे चेहरे पर तो मांस ही नहीं था। ये सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो बच्चा मेरी ओर पलटा और एक भयानक सी मुस्कुराहट देकर हवा में कहीं धुआं हो गया और गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल गया। मेरी जान में जान आई। मैंने अपने आप को किसी तरह शांत किया और वापस से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। मैं अभी भी काफी घबराया हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उसी बच्चे का चेहरा आ जा रहा था। घबराया हुआ मैं अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कुछ टिमटिमाती लाइटें नजर आने लगी। जब मेरी कार उन लाइटों के करीब पहुंची तो पता चला कि वो एक ढाबा है। मुझे कुछ देर के लिए उस ढाबे पर रुकना ही सही लग रहा था, लिहाजा मैंने अपनी कार को उसी ढाबे के पास रोका और गाड़ी से उतरकर ढाबे पर गया। ढाबे पर बस 2 लोग ही मौजूद थे, जिनमें से एक चाय बना रहा था तो दूसरा रोटियां सेक रहा था। मैं ढाबे के अंदर दाखिल हुआ और एक चेयर पर जाकर बैठ गया। मैं इतना घबराया हुआ था कि प्यास के मारे मेरा गला सूखने लगा था। तभी मैंने उस ढाबे वाले से कहा, भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? मेरे इतना बोलते ही ढाबे वाले ने किसी को आवाज लगाकर बोला, छोटू साहब के लिए पानी दे। कुछ देर के बाद पीछे की तरफ से मुझे एक आवाज आई, भैया पानी लीजिए। आवाज सुनकर मैं पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हाथ में पानी का ग्लास लिए ठीक मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था जो कुछ देर पहले मेरी कार से गायब हो गया था। बिल्कुल उसी तरह की शक्लो सूरत, लाल आंखें और आधे चेहरे से मांस गायब। उस बच्चे पर से नजर हटाकर मैंने ढाबे पर मौजूद बाकी 2 लोगों की तरफ देखा तो उनका भी चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। मेरी सांसें बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, मगर मैं इतना जरूर जानता था
कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगा। मेरी सांसें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो रही थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ था कि कहीं वो लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से मैं बार बार गाड़ी के साइड मिरर पर देख रहा था। तभी मैंने देखा कि वही तीनों लोग मेरी कार के पीछे आ रहे हैं। ये देखकर मैंने गाड़ी की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दी, मगर मैं गाड़ी को जितना तेज भगा रहा था, वो तीनों उतनी ही तेजी से गाड़ी के पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। एक वक्त पर मैंने लुकिंग ग्लास की तरफ देखना बंद कर दिया और गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। गाड़ी चलाते चलाते मैं जैसे ही उस रास्ते से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंचा कि पीछे से वो तीनों लोग पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में जब मैंने लोगों से इस घटना का जिक्र किया तो पता चला कि दरअसल वो तीनों, यानी वो दोनों आदमी और वो बच्चा, वो लोग उसी ढाबे पर काम किया करते थे। मगर एक दिन पता नहीं कैसे एक बेकाबू ट्रक सीधे ढाबे पर आकर घुस गई, जिससे उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तभी से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां भटकती रहती है और उस रास्ते से गुजरने वालों के पीछे पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ये बात थोड़ी पुरानी जरूर है, मगर आज भी जब कभी मैं इस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूहें कांपने लगती है। दरअसल आज से कुछ साल पहले मैं बस ड्राइवर था, हालांकि अभी भी हूं, मगर तब मैं एक प्राइवेट कंपनी की बस चलाया करता था। काम यह था कि उस कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कर्स को उनके घर से ले आना और काम खत्म होने के बाद घर छोड़ने जाना पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है, काम पर वो मेरा पहला दिन था और साथ ही मेरे दोस्त नितिन का भी। वो भी मेरे ही साथ बस में क्लीनर के तौर पर काम पर जुड़ा था। हमारा सारा दिन अच्छे से ही बीता। हालांकि काम सारे दिन का नहीं था, मगर उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कंपनी का कोई स्टाफ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था तो कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर। खैर, रात के तकरीबन 8:30 बजे जब सबकी छुट्टी हो गई तो मैं सबको बस में लेकर उनके ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। हालांकि वक्त काफी ज्यादा भी नहीं हुआ था, मगर बस एक आध लोग ही नजर आ रहे थे रास्ते पर। जैसा कि मैंने बताया, सबका ठिकाना एक नहीं था, तो सबको उनके पते पर उतारते उतारते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। परेशानी की बात यह थी कि मुझे और नितिन को बस लेकर वापस उसी कंपनी में जाना था, क्योंकि बस रात में उसी कंपनी के यार्ड में रहती है। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, जिस वजह से हम लोग ज्यादा वक्त ना लेते हुए वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रात काफी हो चुकी थी, जिसका पता घड़ी से कम और रास्ते की वीरानियत को देखकर ज्यादा लग रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक इस रास्ते पर एक आध लोग नजर आ रहे थे, वहीं अब रास्ते पर हमारी बस के अलावा ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। मुझे तो शक होने लगा था कि कहीं मैं धुन में बस चलाते हुए गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। इतने में ही पास की सीट पर बैठे नितिन ने कहा, भाई ये वही रास्ता है ना? कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? नितिन की बात सुनकर मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, गलत रास्ता नहीं हो सकता, सीधा तो रास्ता है, गलत कैसे होगा? असल में ठंड इतनी ज्यादा है कि कौन बाहर निकलेगा।
नितिन ने मेरी बात पर हामी भरी। अब हमारी बस एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी थी जहां ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोहरे की वजह से कुछ भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। बस इतना ही समझ आ रहा था कि अब उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल है। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बस की हेडलाइट की रोशनी में हमें रास्ते के एक किनारे पर एक पेड़ के नीचे कोई औरत बैठी दिखी, जो कि शायद रो रही थी। मगर इस सुनसान रास्ते पर आखिर ये औरत ऐसे बैठकर रो क्यों रही है? मुझे लगा शायद इस औरत को कोई मदद चाहिए होगी। ये सोचकर अभी मैं बस की रफ्तार को धीमी कर ही रहा था कि तभी नितिन ने कहा, भाई बस मत रोक। मैंने बहुत कहानियों में सुना है कि ऐसे रास्तों पर चुड़ैल भटकती है। नितिन की बात पर मैंने जवाब दिया, ये सब कहानियों में ही होता है। तू पागल है क्या? हो सकता है इस औरत को कोई मदद चाहिए हो। हालांकि नितिन मुझे बस रोकने के लिए बहुत मना कर रहा था, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और बस को ठीक उस औरत के पास रोका। बस से नीचे उतरकर मैं उस औरत के करीब गया। हालांकि नितिन डरता बहुत था, मगर पीछे पीछे वो भी बस से नीचे उतरा। तभी मैंने उस औरत से कहा, क्या हुआ? आप इस सुनसान रास्ते पर ऐसे रो क्यों रही है? इस पर उस औरत ने कहा, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे, कृपया आप लोग उनको बचा लीजिए। इस पर मैंने कहा, कौन मार देगा? चलिए आप हमें वहां पर लेके चलिए, हम आपके पति को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे इतना बोलते ही वो औरत झटपट उठ खड़ी हुई और हमें उसके पीछे चलने का इशारा किया। हम दोनों उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे और नितिन भी हमारे साथ आ रहा था। उस औरत के पीछे पीछे कुछ देर चलने पर हम लोग एक पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के पास पहुंचकर औरत अचानक से रुक गई। तभी मैंने उस औरत से कहा, कहाँ है आपके पति? कौन मार रहा है उनको? मेरे इतना कहते ही वो औरत एकदम से हवा में धुआं हो गई। ये देखकर मैं और नितिन, हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी जो हमारे साथ हुआ, क्या वो सच में था या कोई सपना देख रहे हैं हम। अभी मैं बेसुध सा वहां पर खड़ा ही था कि तभी नितिन बोल पड़ा, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहा है? भाग यहाँ से। नितिन की बात सुनकर मुझे होश आया, जिसके बाद हम दोनों वापस अपनी बस की तरफ भागने लगे। भागकर हम लोग सीधे बस में चढ़ गए। मैंने फटाफट बस में चाबी लगाई और हम लोग वापस से रोड पर आगे बढ़ने लगे। मैं बस चला तो रहा था, मगर स्टीयरिंग पर मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। ऊपर से ये जंगली रास्ता जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में ही नितिन बोला, देखा, मैंने कहा था ना बस मत रोक। इस पर मैंने कहा, अरे मुझे तो नहीं पता था यार कि वो औरत चुड़ैल निकलेगी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी तेजी से चल रही हमारी बस रास्ते पर अचानक से बंद पड़ गई। बस को ऐसे अचानक से बंद होता देख मैं और नितिन, हम दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने फटाफट 3-4 बार बस की चाबी घुमाई, मगर बस ने तो जैसे स्टार्ट ना होने की कसम खा रखी थी। तभी मैंने नितिन से कहा, नीचे उतरना पड़ेगा, बस चालू नहीं हो रही। जिस पर नितिन बोला, पर यहाँ बस से नीचे उतरना सही रहेगा? तो मैंने कहा, पर हम लोग ऐसे यहाँ कब तक रहेंगे? देखना भी तो पड़ेगा कि आखिर दिक्कत क्या है। ये सब बात करके अभी हम दोनों बस से नीचे उतरने जा ही रहे थे कि तभी मेरी नजर बस के सामने की तरफ गई। तो मैंने वहां जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब बस के सामने बहुत सारे लोग आ चुके थे। उन सभी लोगों का चेहरा इतना डरावना था कि वो किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे।
वो लोग धीरे धीरे चलते हुए बस के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। मैंने भागकर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर मेरे पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पीछे से पकड़ रखा हो। और शायद यही हाल नितिन का भी था। वो भयानक चेहरे वाले लोग लगातार बस के दरवाजे की ओर बढ़े आ रहे थे। हमें समझ आ गया था कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, मगर तभी पता नहीं कहां से बस के दरवाजे पर वही औरत आकर खड़ी हो गई जो कुछ देर पहले हमें जंगल में ले जाकर गायब हो गई थी। उस औरत के दरवाजे पर आते ही वो सारे भयानक चेहरे वाले लोग एकदम से गायब हो गए। उनके गायब होते ही उस औरत ने एक दफा मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और फिर दूसरी बार हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद हम दोनों भी अपने आप को आजाद महसूस करने लगे। मैं दौड़कर बस की ड्राइविंग सीट पर गया और बस को चालू करने की कोशिश करने लगा। और अजीब बात तो ये थी कि बस एक बार में ही चालू हो गई। फिर हमने जो बस भगाना शुरू किया, सीधे कंपनी के ऑफिस में ही पहुंचे। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र लोगों से किया ही नहीं। बाद में जब हमने लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल वो औरत और उसका पति एक बार उस जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी कुछ गुंडों ने दुश्मनी से उसके पति को एक पेड़ पर बांधकर मार डाला। वो औरत रोड पर आकर चीखती रही, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर में उस औरत ने भी दम तोड़ दिया। कहते हैं कि तभी से वो औरत उस रास्ते से गुजरने वालों से रात में मदद मांगती है। जो मदद के लिए तैयार हो जाता है उसे तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन जो मदद नहीं करता उसके साथ बहुत बुरा होता है। मतलब वो औरत उन्हें मार डालती है। और वो लोग जिन्होंने हमारी बस रुकवाई थी वो वही लोग थे जो उस औरत के चंगुल में आकर मरे हैं। ये सब सुनकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि उस रात मैंने उस औरत की मदद की, वरना अगर मैं नितिन की बात मानता तो पता नहीं उस रात क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।